Subscribe my channel and press bell icon to get all notifications. Hello students, we are discussing our chapter natural resources, and in the previous videos we discussed about the air. Now in today's video we are going to discuss about the water, a wonder liquid. So let's see what we are going to study. First of all, let's see that water that is covering the very large area on the earth surface. Water जो है हमारी अर्थ की सरफेस पे एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, and this water is found in very different forms, like it is present in the form of vapors in the atmosphere. It is present in the saline water यानी कि जिसमें salt present होता है. इस फॉर्म में वाटर सी और ओशंस में अवेलेबल है. सिमिलरली वाटर फ्रेश वाटर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है. वो कहाँ अवेलेबल है फ्रेश वाटर की फॉर्म में? इट इज़ फाउंड इन दी आइस कैप्स. फ्रोजन आइस कैप्स में फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है. सिमिलरली स्नो कवर्ड माउंटेन्स, अंडरग्राउंड रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, इन सब जगहों पे वाटर फ्रेश वाटर की फॉर्म में अवेलेबल है. So this is about the availability of water. Now let's see why this water is necessary for life. क्यों वाटर हमारे लिए इतना important है? All the cellular processes that take place in our body are placed in the water like medium. कोई भी हमारी सेल की जो प्रोसेस होती है वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में होती है जहाँ पे वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. The major constituent of blood is water, which allow it to carry substances throughout the body. हमें पता है ब्लड का फंक्शन है बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करना, और ब्लड का भी मेन जो कंपोनेंट है वो वाटर ही होता है जिसकी हेल्प से सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी. नेक्स्ट, बॉडी वाटर ऑल्सो हेल्प्स मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर इन द एनिमल्स एज वेल एज इन ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो. Next, it prevents the tissues, organs and cell for drying out by keeping them moist. वाटर हमारे सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को मॉइस्ट रखता है और उन्हें ड्राई होने से रोकता है. इसके अलावा वाटर इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड. वाटर हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द cells in the form of urine and sweat, etc. So this is also very important role. Plants also require water to transport food through the different parts such as the stem and leaves, and also in the process of photosynthesis. तो प्लांट्स के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है. सिमिलरली फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, साथ में मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है स्टेम से लीव्स तक या लीव से दूसरे पार्ट तक. दैट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ वाटर. The presence of water in the region, it decides the biodiversity of that area at a great extent. यानी कि किस लेवल पे वाटर किसी भी रीजन में अवेलेबल है ये चीज़ डिसाइड करती है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी. If water is present in high quantity, that it will allow the big or large amount of biodiversity to live there. But कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे वाटर की कमी भी होती है और वहाँ लोगों को बहुत डिस्टेंस तक कवर करना पड़ता है वाटर को ढूंढने के लिए या पाने के लिए. तो ये बात हुई जनरल यूजेस की वाटर से रिलेटेड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वाटर पॉल्यूशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं. वाटर पॉल्यूशन, द इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. वाटर के अंदर किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम कहेंगे वाटर पॉल्यूशन. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है? फर्स्ट, द वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को अगर डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज कर दिया जाए तो उन वेस्ट के अंदर, उन जो वेस्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स. इफ दे आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, सी एटसेट्रा, देन दे कैन पोल्यूट द वाटर, और वी कैन से दैट दे कैन कंटामिनेट द वाटर. तो ये एक रीजन हो गया वाटर पॉल्यूशन का, इंडस्ट्रियल वेस्ट. सेकेंड रीजन इज द सीवेज. सीवेज क्या है? जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, हाउस होल्ड वेस्ट निकलता है, that is the sewage. The waste produced from the household is often released into the water which gives is the harmful bacteria. अब इस वेस्ट के अंदर बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं और इस सीवेज की रिलीज की वजह से भी वाटर पोल्यूट हो जाता है. नेक्स्ट रीजन इज माइनिंग एक्टिविटीज. द मेटल वेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइनिंग. अब माइनिंग में जो मेटल वेस्ट है
अगर वो वेस्ट भी वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा दैट इट ऑल्सो कॉज द वाटर पोल्यूशन and it also harms the activity of organisms that living into the water. Next, the uses of fertilizers and pesticides. These are very dangerous chemicals. बहुत सारे केसेस में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, बट दीज केमिकल्स दे प्रेजेंट इन इफ दे आर यूज्ड इन द हाई अमाउंट इन दे कुड बी extremely harmful for the aquatic animals, plant as well as the animals also. तो ये अगर हमने केमिकल्स यूज़ किए हैं, ये केमिकल्स भी हमारे वाटर को पोल्यूट करने का काम करते हैं. सो दीज आर दी सम रीजंस बाय विच द वाटर पोल्यूशन कैन बी caused. Now we will discuss the effects of water pollution. So let's see how this polluted water will affect us. दिस एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस जिन्होंने वाटर को पोल्यूट किया है, अगर वो अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक मर्करी सॉल्ट एक्सेट्रा, अगर ये वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं, देन दीज सॉल्ट्स कैन मेक द वाटर पॉइजनस, यानी कि जहरीला बोलते हैं ना, पॉइजनस, उसे पॉइजनस बना सकता है. And this water could be the extremely harmful for the consumption. Similarly, it also lead to increase in the bacteria. Polluted water के अंदर bacteria बहुत high amount में होते हैं, and these bacteria can cause different waterborne diseases like cholera. And the water pollution can lead to the decrease in the amount of oxygen. We know that water is present in the dissolved form. ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द वाटर इन डिजॉल्व फॉर्म. ये जो डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इफ देयर इज एनी चेंज दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन, इट वुड एडवर्सली अफेक्ट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो वाटर के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पे सर्वाइव करना. सो दिस इज द अनदर इफेक्ट. Next, we can say that water pollution can cause the change in the temperature of water. वाटर पोल्यूशन की वजह से कभी कभी वाटर का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, एंड द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द वाटर बॉडीज वेयर दे लिव. जो और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं. अगर कोई सडनली चेंज हुआ है टेम्परेचर के अंदर तो वो उनकी ब्रीडिंग को अफेक्ट करते हैं. They can affect the breeding of these water aquatic animals, especially their eggs. The eggs and the larvae of various animals are particularly susceptible to the temperature changes. So इस तरीके से हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है वाटर के अंदर. So here we discussed about the water pollution and what are the effects of water pollution. Now we will discuss the next important resource, natural resource, that is the soil or land. Now let's discuss about the next resource, that is soil or land. We know that soil is also a very important resource that decides the diversity of life in an area. Soil ये decide करता है कि उस area की diversity कैसी होगी life की. And the upper layer of the earth called the crust, and it stores different nutrients that help in the sustaining life on the earth. जो अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, वहाँ पे बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं और यही न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं अर्थ के ऊपर लाइफ को सस्टेन करने में, वहाँ पे सर्वाइव करने में. बट दीज न्यूट्रिएंट्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म. जनरली दीज न्यूट्रिएंट्स आर बाउंडेड इन द रॉक्स एंड माउंटेन्स. ये रॉक्स एंड माउंटेन्स के अंदर बाउंडेड हैं, एंड ओवर अ लार्ज कोर्स ऑफ टाइम, एक बहुत लंबे टाइम के बाद जब ये रॉक्स और माउंटेन्स ये ब्रेक डाउन होते हैं थ्रू सम केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेसेस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल्स. जब ये रॉक्स ब्रेक डाउन होंगी, चाहे किसी भी प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस, तब फॉर्म होती है एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल. सो यहाँ पे हमने देखा कैसे सॉइल फॉर्मेशन हो रही है. नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. The important factors which are responsible for the formation of soils is number one, the sun. The sun is the important factor which play very important role in the formation of soil.
It is responsible for breaking down the rocks into the small pieces and forming the cracks in between them. सन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रॉक्स को ब्रेक करके सॉइल को फॉर्म करने में. द सन्स रेडिएशंस हीट अप्स द रॉयल. रॉक जो होती हैं बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो सन की रेडिएशन की वजह से गर्म हो जाती हैं, हीट हो जाती हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम पे. एज अ रिजल्ट द रॉक्स एक्सपेंड. तो हीट होंगी तो उसके बाद वो एक्सपेंड होंगी, फैलती हैं. But during the night, these rocks cool down and therefore they contract. अब रात के टाइम पे जब सन नहीं होता तो रॉक्स कूल होंगी, कूलिंग की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. All the parts of the rock may not cool down and heat up at the same time. रॉक के सभी पार्ट्स एक टाइम पे एक साथ ना तो कूल होते हैं और ना ही हीट होते हैं. अनइवन यहाँ पे जो कूलिंग और हीटिंग होती है, दिस लीड्स टू द मेकिंग ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन दीज रॉक्स एंड अल्टीमेटली इट्स ब्रेक्स डाउन. तो इसके बाद जो रॉक्स है वो ब्रेक हो जाती हैं, पीसेस में टूट जाती है. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फैक्टर जो कि रॉक्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था. नेक्स्ट फैक्टर इज द वाटर. Water is also playing very important role in the rock formation. Water gets into the cracks of the rocks and freezes down there. वाटर जो है रॉक्स के क्रैक्स में जाता है और वहाँ जाके फ्रीज हो जाता है. दिस लीड टू द विदरिंग ऑफ द क्रैक्स. और इसकी वजह से जो रॉक्स है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है. Next, flowing water often carries pieces of the rocks away and on that path they get broken down into the smaller pieces. अब जो रॉक के पीसेस हैं वो वाटर के साथ फ्लो होते रहते हैं और उस फ्लो डाउन प्रोसेस के अंदर वो धीरे धीरे स्मॉल पीसेस के अंदर या एक दूसरे के साथ आपस में रब होने की वजह से स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं. एंड दिस रबिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड ऑल्सो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग वाटर दे कैन फॉर्म द सॉइल. This one is the reason why soil is formed far away from the parent rock. इसी वजह से जो पेरेंट रॉक होती है जहाँ से सॉइल आ रही है वो बहुत दूर होती है क्योंकि वाटर जो है बहुत दूर तक फ्लो करवा के ले जाएगा उन रॉक पार्टिकल्स को. So this is the another factor which is playing important role in the soil formation. Now next important factor is the wind. Wind is also playing very important role in the soil formation. Wind can wear down the rocks and break them. Wind की वजह से जो rocks हैं वो wear हो जाती हैं, यानी कि उनमें से जो pieces हैं वो अलग होते रहेंगे बट जब बहुत तेज स्पीड से winds blow करेंगी and they break them. Strong winds rubs against the rocks and break them और wear them down just like the water. तो जैसे वाटर ने ब्रेकिंग की है रॉक्स की उसी तरीके से winds भी रॉक्स को ब्रेक कर सकती हैं. Winds also carry away the soil or sand from one place to another. Next important factor is the living organisms. Living organisms can also play very important role in the soil formation. Living organisms like lichens. Lichens के बारे में हम जानते हैं. Lichens is the symbiotic association of algae and fungi. तो ये जो लाइकेंस होते हैं when they grow on the rocks they secrete a certain substances that can powder down the rock. तो जब ये लाइकेंस रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं ये कुछ स्पेसिफिक केमिकल सीक्रेट करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से रॉक जो है वो पाउडर्ड हो जाती है, यानी कि ब्रेक होनी शुरू हो जाती है, बहुत बारीक होती जाएंगी, सॉइल में फॉर्म होती जाएंगी और इसी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होगा. Small plants such as the mosses often grow on the rocks and break them down. अब mosses जो rocks के ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन कलर की लेयर्स सी बन जाती है कभी कभी प्लांट्स की, उस तरीके के जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम mosses कहते हैं वो भी रॉक्स को ब्रेक डाउन करके soil formation में हेल्प करते हैं. It may also happen that the roots of the different plants and the trees get into the rock surface and break it down और वाइडन द क्रैक्स. इसी तरीके से जो रॉक के अंदर प्लांट्स और ट्रीज ग्रो कर रहे हैं उनकी रूट्स भी क्रैक्स के अंदर जाके उन क्रैक्स को बढ़ा देती हैं और उसे वाइड कर देती हैं जिसकी वजह से रॉक्स डिवाइड हो जाती हैं स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, सॉइल के अंदर. तो ये हमने देखा हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. Soil is the mixture of rock particles, decayed organisms called humus, and living organisms, minerals,
air and water. All these things are present in the rock. The amount of the minerals, humus, air and water are the factor which decides the biodiversity in that area. अब रॉक सॉइल के अंदर कितने अमाउंट में मिनरल्स, ह्यूमस, एयर और वाटर प्रेजेंट है, ये चीज़ डिसाइड करती है उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को. नाउ लेट्स सी अबाउट द सॉइल पोल्यूशन. सोइल पॉल्यूशन लाइक वाटर पोल्यूशन, जहां हमने देखा था कि हार्मफुल सब्सटेंसेस की मिक्सिंग होने को हम पोल्यूशन कह रहे थे. सिमिलरली इन सॉइल पॉल्यूशन आल्सो वी कैन से दैट द different types of substances, all of them are responsible for the sustenance of the biodiversity. When the useful components get removed from the soil, it loses its fertility and leads to the decrease in the microscopic life in it. This is called the soil pollution. जब soil के अंदर भी जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं अगर वो रिमूव हो गए और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर ऐड हो गए हैं, तो ये चीज़, ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है एंड उनके अंदर रहने वाले जो माइक्रोस्कोपिक लाइफ है, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रह रहे हैं, वो सब डेड हो जाएंगे. एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज सॉइल पोल्यूशन. इसी कंडीशन को हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन. What are the causes of soil pollution? Now let's see what are the causes of soil pollution. Soil pollution can be caused due to the long uses of fertilizers and pesticides, which leads to the killing of microorganisms present in it. ये जो fertilizers और pesticides हम use करते हैं, ये soil में जाके microorganisms को kill करेंगी. Without these organisms, the soil would not get recycled and replenished. इन microorganisms के बिना सॉइल जो है वो ना तो रिसाइकिल हो पाएगी, ना ही दोबारा नरिश हो पाएंगी या दोबारा न्यूट्रिएंट रिच नहीं हो पाती. रिप्लेनिश्ड का मतलब है न्यूट्रिएंट रिच होना. नेक्स्ट, अर्थवर्म्स गेट किल्ड बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स. They are the ones that lead to the formation of humus in the soil. So because of these harmful substances, microorganisms या जो animals, जो organisms soil में रह रहे हैं, वो सब डेड हो जाएंगे, किल हो जाएंगे. एंड दिस ऑल्सो कॉजेज द सॉइल पोल्यूशन, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है. नेक्स्ट, द फ्लोइंग वाटर एंड द विंड can carry away the soil particles and often lead to the exposure of rocks. कभी फ्लोइंग वाटर और विंड जो होती है वो भी सॉइल पार्टिकल्स को बहुत दूरी तक उड़ा के ले जाती हैं, बहा के ले जाती हैं एंड ऑफन इट लीड्स टू द एक्सपोजर ऑफ रॉक्स, जिसकी वजह से रॉक्स का एक्सपोजर होगा. Deforestation can also lead to the soil pollution as the uprooting of trees exposes the soil to the rains and wind. अगर हमने deforestation किया है, deforestation means that cutting of the trees on the large amount, हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज को कट कर दिया है, तो इस वजह से भी सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि uprooting of the trees expose the soil to the rains and the winds. जब रूट्स ही नहीं होंगी तो सॉइल रेन्स और विंड के साथ आसानी से फ्लो हो जाएंगी, बह जाएंगी. Different industrial activities are also playing important role in the soil pollution. Industrial activities की वजह से जैसा कि mining and extraction of minerals can also lead to the mixing harmful chemicals into the soil, and this mixing of harmful chemicals is also decreasing the soil quality and it causes the soil pollution. So these are the important factors which causes the soil pollution. Now let's see what are the effects of soil pollution. Soil pollution का अब effect क्या होगा? We know it is very important for the growth of plants and organisms which are living in the soil. So it severely affect the growth of the plant. If the soil will become pollutant, अगर soil ही pollutant बन गई है तो उसमें grow करने वाले plant grow नहीं कर पाएंगे. It can lead to the infertility of the soil and thus would restrict agriculture on such land. इस तरीके की polluted soil, उसकी infertility lose हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता यानी कि plants को पैदा करने की जो power है वो खत्म हो जाएगी और ऐसी soil पे हम agriculture नहीं कर सकते. The fertilizers decay the quality of the soil. फर्टिलाइजर्स की वजह से सॉइल की क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है, खत्म हो जाती है.
It can affect the health of human beings who consume the food grown in the soil which has the large amount of fertilizers and pesticides mixed in it. अगर हमने एक ऐसी सॉइल के अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाया है जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट में केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए थे, तो वो हमारे लिए भी, हमारे कंजप्शन के लिए भी बहुत हार्मफुल होगी. नेक्स्ट, it can change the structure of the soil, thus decaying the growth of useful bacteria and other microorganisms in the soil. हार्मफुल केमिकल्स की प्रेजेंस की वजह से जो यूजफुल बैक्टीरिया है या यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल के अंदर मिलने वाले, वो भी सब किल हो जाएंगे और इनकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी पावर खत्म हो जाएगी. सो दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स विच कॉजेज or which caused by the soil pollution. Now let's see one more important process, that is soil erosion. Soil erosion, it is the process in which the upper layer of the soils get washed away and thus leading to the degradation of the soil's quality. सॉइल इरोजन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे सॉइल की ऊपर की लेयर वॉश हो जाती है या रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होगा सॉइल की क्वालिटी का. सॉइल इरोजन कैन बी रिड्यूस्ड और प्रिवेंटेड बाय द वेजिटेटिव कवर ओवर द ग्राउंड. अगर हम सॉइल इरोजन को रोकना चाहते हैं तो इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है दैट इज द प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. अगर हमने ट्रीज ग्रो करवाए हैं, वेजिटेटिव कवरिंग अगर प्रेजेंट है ग्राउंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर, उस केस में सॉइल इरोजन नहीं होगा. सो दिस वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड, afforestation, construction of bunds, terrace and dams, etc., they can reduce the soil erosion. So here we discussed about the soil and how this soil is formed by different factors and what is the soil pollution and effects of soil pollution. That's all about these natural resources. In the next video we will discuss about some important biogeochemical cycles. So keep watching, keep studying and keep learning. Thank you.